कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर योगेश्वरी। डॉक्टर योगेश्वरी दंत रोग विशेषज्ञ हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम। डॉक्टर योगेश्वरी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। डॉक्टर योगेश्वरी, चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और हर क्षेत्र में नई नई तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। जो परेशानियां हैं उन पर विजय पाई जा रही है। यदि हम दांतों की बात करें, दंत चिकित्सा की बात करें, तो किस तरह की क्रांति आप देखती हैं, क्या बदलाव नजर आता कि इनोवेशंस की हर जगह ज़रूरत है और ऐसे ही डेंटिस्ट्री में पेशेंट जो है पहले हमारे पास आने के लिए क्यों डरता है? वो सोचता है या तो हमें दर्द बहुत होगा, इंजेक्शंस लगेंगे मुंह के अंदर, खून बहेगा, पता नहीं कितनी बारी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अगर हम ये सब चीज़ों को देखें तो अब इतने सारे इनोवेशंस के बाद इन्हीं चीज़ों में पेशेंट को राहत है कि आना भी उसको कम पड़ेगा, खून भी कम बहेगा, दर्द भी कम होगा। तो इसीलिए इनोवेशंस की ज़रूरत है और इनको ही हम आज यूज़ कर रहे हैं। एक शब्दावली आमतौर पर प्रयोग में की जा रही है, आजकल बहुत प्रचलन में भी है, मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री। ये क्या है डॉक्टर योगेश्वरी? मिनिमल इन्वेजिव मतलब जितना कम अंदर जाया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कई पहले सर्जिकल प्रोसीजर्स होते थे, उसमें चीरा लगाया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई ग्रोथ आ गई है मुंह में, जिंजाइवल ग्रोथ है, तो उसमें चीरा लगा के उसका प्रॉपर सर्जरी करके अंदर का टिश्यूज़ निकाला जाता था, खून बहता था। पहले पेशेंट को सारे टेस्ट वगैरह कराकर इस प्रक्रिया से गुजारा जाता था। फिर बाद में आप टाका लगाएंगे, उसके बाद हीलिंग होगी। तो मिनिमली इन्वेजिव अगर हम देखें इसमें, तो अब जैसे लेज़र आ गए हैं, तो अगर हम लेज़र की मदद से ही ऐसी कोई सर्जरी करें तो खून भी बहुत कम बहेगा, पेशेंट को ट्रॉमा कम होगा, बहुत जल्दी मिनटों में ये सर्जरी हो जाएगी और घाव भी जल्दी भरेगा। तो ऐसे ही मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं। जी, सबसे सामान्य यदि हम दांतों की समस्या की बात करें तो आम भाषा में हम कहते हैं कि दांतों की सड़न। इसके इलाज में किस तरह के परिवर्तन आए हैं? क्या ये अब आसान हो गया है? जी बिल्कुल। दांत की सड़न सबसे कॉमन चीज़ है, दांतों में कीड़ा लगना जिसको सब कहते हैं। तो अगर कीड़ा लगता है दांत में, वैसे तो ये एसिडिक रिएक्शन है कि दांत गलना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए दांत गलकर नस एक्सपोज हो गई है दांत की, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है नस के इलाज की, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अगर पहले के दिनों में देखा जाए तो नस का इलाज अगर कोई करता था, वैसे तो लोग दांत निकलवा ही लेते थे, पर अगर कोई करता था तो उसमें 6 से 7 बार मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि वो हैंड फाइल्स इस्तेमाल करके ये प्रोसीजर करते थे। पर अब के समय में जैसे एंडोमोटर्स आ गई हैं, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसके थ्रू अगर हम आरसीटी करते हैं, दांत के नीचे इन्फेक्शन नहीं है, तो वो सिंगल सिटिंग में भी हो जाती, यानी एक बार में भी मरीज आरसीटी कराकर घर चला जाता है। जब हम आरसीटी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर योगेश्वरी, हम ब्रिजेस की बात भी करते हैं, क्राउन की बात भी करते हैं, तो ये क्या है? क्राउन ब्रिजेस एक दांत को मतलब रिप्लेस करने का तरीका हो गया, जो मिसिंग स्ट्रक्चर है उसको। ब्रिज का मतलब होता है एक पुल। अगर आप मान लें दो तरफ आपके दांत हैं, बीच में दांत नहीं है, तो हम उसको ब्रिज लगाकर पूरा कर देते हैं। दोनों तरफ से 2 दांतों का सपोर्ट लेके बीच में जो नहीं है मिसिंग, वो रिप्लेस हो जाते हैं। और कैप, जिसे हम क्राउन कहते हैं, तो उसका मतलब होता है अगर हमने आरसीटी कराई है तो दांत क्या हो जाता है, हमारा कमजोर हो जाता है, क्योंकि आरसीटी में नस निकाली जाती है और दूसरा मटेरियल दांत में भरा जाता है, तो वो फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाता है, मतलब आसानी से दांत क्रैक हो सकता है। तो इसीलिए उसके बचाव के लिए उसके ऊपर एक क्राउन दिया जाता है। तो ये क्राउन एंड ब्रिजेस हमारे दांत के प्रोटेक्शन के लिए हैं और जो मिसिंग है उसको रिप्लेस करने के लिए लगाए जाते हैं। आपने फिलिंग की बात करी, तो फिलिंग में जो पहले मटेरियल इस्तेमाल होता था, क्या उसमें अब बदलाव आया? क्या उसको रिप्लेस किया गया नए मटेरियल से? हाँ जी, जैसे आपने पहले सुना होगा, लोग कहते थे दांतों में चांदी भरवाई है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ थी। डेंटल अमेलगम बोलते हैं वैसे तो उसको। अमेलगम मतलब है वो मिश्रण है कई चीज़ों का। तो ये तो टॉपिक ऑफ डिबेट डेंटिस्ट्री में बहुत टाइम से रहा है कि कितना अच्छा है अमेलगम दांतों के लिए, क्योंकि उसमें मरकरी होती है और भी कई चीज़ें होती हैं, उसका सेटिंग टाइम भी बहुत लंबा है, पेशेंट को कई उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरी चीज़ वो है कि वो दांत में काला काला दिखाई देता है। तो अब के समय में कई ऐसे मटेरियल आ गए हैं जो दांत के रंग के ही होते हैं और वो बिल्कुल जल्दी सेट हो जाते हैं। लाइट की मदद से हम उसे सेट कर सकते हैं, जैसे कॉम्पोजिट्स हैं। तो पेशेंट तभी के तब खाना भी खा सकता है और उसे कोई सावधानी नहीं बरतनी। दूसरी चीज़, वो बिल्कुल दांत की रंगत का लगेगा। स्केलिंग क्या है डॉक्टर योगेश्वरी, और पॉलिश? स्केलिंग का मतलब है दांतों की सफाई, ओरल प्रोफाइलैक्सिस भी इसको कहते हैं। दांतों की सफाई 2 तरीके से हो सकती है। मशीन के उपयोग से होती है, तो वो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहते हैं हम उसे,
और दूसरी होती है हैंड स्केलिंग, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हाथों के द्वारा ही कर सकते हैं। तो ये कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना सबके मुंह में जमता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी ब्रशिंग बहुत अच्छी है तो हमें ये कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहा यह जाता है कि साल में 2 बार हर किसी को दांतों की सफाई करानी चाहिए मशीन द्वारा। ब्रेसेस की बात की जाती है, ये क्या है? ब्रेसेस लगते हैं दांतों को सीधा करने के लिए, दांतों को अलाइन करने के लिए। अगर किसी के दांत आड़े तिरछे हैं तो ब्रेसेस लगा के उनको सीधा करा जाता है और एक मुस्कान को सुंदरता दी जाती है। तो ब्रेसेस इसलिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ खास उम्र है? ब्रेसेस अब तो कहा जाता है कि किसी भी उम्र में लग सकते हैं, पर बात यह है कि ब्रेसेस पहले तो बचपन में नहीं लगवाने हो। ये इसका एक समय होता है कि अगर बच्चा 12 साल के ऊपर हो गया है, क्योंकि सारे उसके दांत आ गए हैं मुंह में, इसका मतलब ये है। ब्रेसेस हम पक्के दांतों में लगाते हैं। तो 12 साल के बाद ये ट्रीटमेंट आप शुरू करा सकते हैं। जितने जल्दी कराएं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारे बाकी भी हड्डियां हैं उस पर भी इसका जोर लगाकर ही दांतों को हमें प्लेस करना होता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर एक उम्र पार हो गई है, आप अडल्ट हैं, 30 साल के हैं तो नहीं लगवा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय भी लगवाए जा सकते हैं। डॉक्टर योगेश्वरी, आपने कहा कि जब पूरे दांत आ जाते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं, विजडम टूथ, ये कई बार समस्या बन जाती है, तो इसको किस तरह से निकाला जाता है? क्या इसमें कोई नई तकनीक आई है? विजडम टूथ हमारा अक्ल दाढ़ जो है, इसका मतलब ये है कि ये बड़े होने के बाद आता है। अब क्या है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है वैसे जबड़े का साइज भी छोटा हो गया है लोगों का। क्राउडिंग होती है दांतों में, पहले ही दांत आड़े तिरछे होते हैं, तो इसकी आने की जगह होती ही नहीं है मुंह में। तो ज़्यादातर लोगों में, बल्कि मैं कहूँगी 90% पॉपुलेशन में, ये निकलवाना ही सही इलाज रहता है इसका। क्योंकि अगर ये आने की कोशिश करता है, पूरा नहीं आ पा रहा है, तिरछा है, तो ये आधा मसूड़े में फंसा रहता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। मसूड़े का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसके ऊपर। दूसरी चीज़, अगर ये अंदर ही फंसा हुआ है और ये दबाव डाल रहा है, तो ये बिल्कुल उसके जो पहले वाला दांत है, जो हमारा सेकंड मोलर है, उसकी जड़ को भी ख़राब करता है, हड्डी को भी ख़राब करता है। तो इसे निकलवाना ही इसका सही इलाज है। डॉक्टर योगेश्वरी, हर कोई चाहता है कि उसके दांत दमकते हुए दिखें, चमकते हुए दिखें, और उसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं। 2 बार सफाई की बात डॉक्टर अक्सर कहते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश दांतों का रंग उतना सफ़ेद नहीं है, तो फिर दांतों को किस तरह से चमकाया जा सकता है, जिसे हम वाइटनिंग ऑफ टीथ कहते हैं? वाइटनिंग अब काफ़ी कॉमन प्रोसीजर हो गया है। सब इसके लिए जाना चाहते हैं कि हमारे दांत 2 टोन लाइटर हो जाएंगे। जैसे हम फेयरनेस कंपनीज का ऐड सुनते हैं, वैसे ही दांतों में भी ये होने लग गया। तो इसे इन ऑफिस ब्लीचिंग कहते हैं हम। और इसको बेटर यही रहता है, अब तो कई कंपनीज इसको ऐसे स्पॉन्सर भी कर रही हैं कि आप घर में भी ये कर सकते हैं, पर ना करें तो उतना अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो दांत की ऊपर की परत है, अगर डॉक्टर कर रहा है तब तक ठीक है, आप घर में ये सब चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऊपर की परत अगर घिस गई तो आपको ठंडा गर्म की समस्या लगनी शुरू हो जाएगी। और वाइटनिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इन ऑफिस जो होती है उसे हम लेज़र लाइट से क्योर करते हैं और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है लोग। जी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जैसे कि अभी बता ही रही हैं आप, तो इसको थोड़ा बताएं कि विस्तार से कि इसमें किस तरह के बदलाव आए हैं और लोगों को इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए। जैसे दांत खूबसूरत दिखें, हमारी स्माइल अच्छी हो। कई लोग जैसे अलाइनमेंट दांतों की अगर नहीं चाहते हैं ब्रेसेस लगवा के, तो उसके लिए वो विनियर्स लगवा लेते हैं, क्राउन्स लगवा लेते हैं दांतों के ऊपर, उसको और सुंदर दिखाने के लिए। कई लोगों के दांतों में अंदर से स्टेनिंग होती है, तो उसके लिए भी इलाज यही होता है कि विनियर्स लगवाए जाएं, मतलब दांत के ऊपर एक परत बना दी जाए। तो ये एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का ही प्रोसीजर है और अब ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। या तो कॉम्पोजिट की विनियरिंग होती है या सिरेमिक की होती है। डॉक्टर योगेश्वरी, हम सब जानते हैं कि दांतों का क्षय एक उम्र के बाद हो ही जाता है, और उसके लिए कई बार ये कहा जाता है कि दंत प्रत्यारोपण करा लिया जाए, डेंटल इम्प्लांट। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, और इसमें किस तरह की क्रांति आई है? जैसे पहले का समय देखा जाए तो लोग बस दांत निकलवाते जाते थे, पता भी नहीं होता था कि इनको रिप्लेस कराना, इनकी जगह दूसरा दांत लगाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब एक दांत बीच का निकल गया तो आगे पीछे वाले दांत जो है उसकी जगह भरने की कोशिश करते हैं, या तो वो तिरछे हो जाते हैं, नीचे वाला दांत निकला है तो ऊपर वाला लंबा होने लग जाता है। ये सारी समस्याएं आती है। इसके साथ साथ हड्डी भी घिसने लग जाती है। पहले के समय में अगर कोई लगवाता था तो या तो वो आंशिक या पूरे मुंह के जबड़े ही लगवाता था। अब के समय में जैसे हमने अभी बात करी, क्राउन्स एंड ब्रिजेस लगते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ब्रिज की बात करें तो 2 दांत और खराब हो रहे हैं आगे पीछे। अगर हमें ऐसा नहीं करना तो दंत प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है,
क्योंकि इम्प्लांट क्या है, वो हड्डी में स्क्रू की तरह डल जाता है और बिल्कुल ऐसा काम करता है जैसे दांत की जो जड़ है वैसे ही। उसको डाल के छोड़ा जाता है 3 से 6 महीने, और जब हड्डी उसको पकड़ बना लेती है उसके साथ, इसे ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर क्राउन लगा सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत बात हो रही है और ऐसा कहा जाता है कि आगे भविष्य में इसका और भी प्रयोग होगा। यदि दंत चिकित्सा की बात करें तो नैनो कणों का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है? नैनो कणों का प्रयोग हर जगह है। जैसे कॉम्पोजिट की हमने बात करी थी, फिलिंग मटेरियल, तो उसमें भी नैनो पार्टिकल्स हैं। और ऐसे ही नैनो पार्टिकल्स कई और चीज़ों में भी, जैसे हम डेंचर बनाते हैं तो डेंचर का जो मटेरियल होता है हमारा एक्राइलिक, तो एक्राइलिक में भी कई अगर हम पार्टिकल्स जोड़ के बनाए नैनो पार्टिकल्स, अभी रिसर्च चल रही है और कई लोगों ने स्टार्ट भी करा है, तो उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं, वो ज़्यादा मजबूत रहता है। तो ये सब उसके इनोवेशंस ही हैं। दांतों की सफाई का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आम तौर पर इसके बारे में डॉक्टर जानकारी देते भी हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसमें टूथपेस्ट की क्या भूमिका है, टूथ ब्रश की क्या भूमिका है, और ख़ासतौर से जब हम ब्रशेस की बात करते हैं तो अब इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस भी आ गए हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। ब्रशेस इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और दूसरा मैनुअल होते हैं जो हमें हाथ से इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा अच्छा है, पर इलेक्ट्रॉनिक से आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता है क्योंकि वो एक वाइब्रेटरी मोशन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा होता है, आपको बस दांतों पे लगा के उसको इधर से उधर ले जाना होता है। मैनुअल की बात करें तो आपको थोड़ा टेक्निक बेटर करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है दिन में, और 2 मिनट लगा के करना बहुत, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि तभी सारे हमारे जो दांत के सरफेस हैं वो साफ हो पाएंगे। डेंटल फ्लॉस के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। डेंटल फ्लॉस तब यूज़ करना है, सभी को करना चाहिए, 1 a day बोला जाता है। फ्लॉसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग से जो दांत के बीच के पार्टिकल्स हैं, 2 दांतों के बीच में, वहाँ तो ब्रश नहीं जा पाता, तो वहाँ फ्लॉस जाता है। फ्लॉस एक धागे की तरह होता है, वो आप केमिस्ट से खरीद सकते हैं, और उसको आपने दोनों दांतों के बीच में डाल के ऊपर नीचे करके खींचना होता है, तो जो अंदर फंसी गंदगी है वो निकल जाती है। अब एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपसे कि टूथब्रश सामान्य तौर पर हमारे जो वॉशरूम्स हैं उसमें होते हैं, हमने दांत साफ किया और वहीं रख दिया, तो वॉशरूम में टूथब्रश को रखना कितना सही है? सही तो नहीं है, पर सब यही कर रहे हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम जब वॉशरूम में ब्रश रख रहे हैं, पहले तो वॉशरूम का एरिया कैसा होता है, डैम्प होता है, तो वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जीवाणुओं का पनपने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है, वॉशरूम में फ्लश होता है, जितनी बारी आप फ्लश कर रहे हो उतनी बारी वो एरोसोल जनरेट हो रहे हैं और वो जाके ब्रश पे चिपक सकते। तो इससे आप वो ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना वो हाइजीनिक है, कितना साफ है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा सेक्शन है बाथरूम में जो धूप की तरफ है, उसमें कोई ड्रॉर्स हैं, तो आप वहाँ ज़रूर ब्रश रख सकते हैं, पर ड्रॉर्स में भी तब रखिए जब ब्रश एक बारी सूख जाए, गीला ब्रश कभी नहीं डालना चाहिए। इससे बेहतर यही रहता है कि बाहर कोई खुले एरिया में या कमरे में ही आप ब्रश को रखें और लेकर जाएं ब्रश करके, फिर वापस वहीं ले आएं। अब जानना चाहेंगे कि जब दंत चिकित्सा में इतने सारे परिवर्तन आए हैं, क्रांति आई है, तो क्या ये कैरियर के रूप में भी एक बेहतर क्षेत्र साबित हो रहा है? क्या ये एक सदाबहार क्षेत्र कह सकते हैं इसको हम? सदाबहार तो हो ही गया है। आजकल डेंटिस्ट बहुत बच्चे बनना चाह रहे हैं, हर साल 100 बच्चे तो मतलब हर कॉलेज में एंट्री लेते ही हैं डेंटिस्ट बनने के लिए। सैचुरेशन हर जगह है, पर अगर आप काम अच्छे से सीख रहे हैं, इतना सारा काम करने को है, आप अच्छे से कर पाएँ तो क्यों नहीं, एवरग्रीन तो क्षेत्र है। जी, अब अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, नई तकनीक आ गई हैं, उसके बाद भी हम झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम रेलवे स्टेशंस पर और बस स्टॉप्स पर ऐसे लोगों को देखते हैं जो केवल पलक झपकते आपके दांत का कीड़ा निकालने का दावा करते हैं, और लोग उनके चक्कर में पड़ भी जाते हैं, तो क्या कहेंगी आप? ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल मत करिए, इन लोगों की बातों में मत आइए। दांत में पहली बात तो जैसे कीड़ा लगना, कीड़ा तो किसी के दांत में होता ही नहीं है जो वो पकड़ के निकाल ले, वो तो एक रिएक्शन है। जब खाना आपके दांत में जम रहा है, उस पर आपका थूक जा रहा है, तो वो जीवाणु क्या करते हैं, एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दांत गलता चला जाता है, सड़ता चला जाता है। कीड़ा नहीं दांत को खा रहा है, वो एसिड दांत को गला रहा है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये वापस हो सकता है, जब भी दांत गलता है उसके बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो
तो इसीलिए उसका इलाज कराना होता है। अगर ऊपर की तरफ ही लगा हुआ है तो हम उसको फिलिंग करके इलाज कर देते हैं। थोड़ा सा और अंदर गया है तब देखना पड़ता है। अगर और बिल्कुल नस तक पहुंच गया है तो हमें नस का इलाज करना। और आखिरी चीज बचती है अगर कि कुछ नहीं कर सकते, तब हम निकलवाने की सलाह देते हैं। तो डॉक्टर योगेश्वरी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं और आपने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम विषय पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।